हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुमार ड्रामा एपिसोड नंबर 9 में हरीम के ससुराल वालों ने इतनी बड़ी लिस्ट दी थी, उसको इनकार करते हुए गैस का सामान थोड़ा सा ले लेते हैं। हरीम की माँ कहती है कि वो किसी गलत फहमी में न हो कि हम उनकी फरमाइश का सामान दे रहे हैं। हरीम का भाई बताता है कि फाइज और वो नासिर के घर बात करके आ गए हैं और नासिर ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है कि उसकी माँ कुछ नहीं बोलेगी। वहाँ फाइज की माँ उसके रूम में आती है और वो कहती है कि तुमने जो चिंगारी फेंकी है उससे पूरा घर जल के राख ना हो जाए। फाइज कहता है कि आज मेरे पास शर्मिंदगी और नदामत के अलावा कुछ भी नहीं, और वो कहता है कि मुझे पता चल गया है कि मेरी हैसियत क्या है। तो उसकी माँ उसे कहती है कि ना तुमने अपनी हैसियत को समझा है और ना माँ बाप के मर्तबे को। ये जो चैरिटी के नाम पर तुम दोस्तियाँ निभा रहे हो। फाइज कहता है कि इस माशरे में अजीम कहनाने वाले लोग असल में कितने छोटे हैं, और वो कहता है कि गरीब को हकीर कहकर उनकी मदद किए बगैर उनको खाली हाथ लौटा देते हैं, कि ऐसे लोगों को अपने आप को साहिब हैसियत समझने में शर्म नहीं आती। तो फाइज की माँ फाइज को थप्पड़ मार देती है और वो कहती है कि बकवास बंद करो। वहाँ हरीम की माँ बहुत ज़्यादा बीमार होती है और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। वो कहती है कि हरीम और उसके भाई को नहीं बताना कि मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है। वहाँ फाइज की माँ को रियलाइज़ होता है कि उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। उसने गुस्से में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जवान खून है, नादानी में कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर दे। वहाँ फाइज बैठे सोच रहा होता है कि रूफी ने कितने आस से मुझे अपने मसाइल शेयर किए थे। अफसोस कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। आंटी की सर्जरी के लिए, ना हरीम की खुशियों के लिए। इस कदर बेबस हूँ मैं। वहाँ फाइज की माँ आ जाती है। वहाँ फाइज की माँ आती है और उससे सॉरी करती है और कहती है कि तुमने जिस अंदाज से हमना के सामने मुझसे बात की, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। शायद उसी का रिएक्शन इतना बढ़ गया कि मेरा हाथ उठ गया। फिर फाइज कहता है कि दुख मुझे इस बात का नहीं कि आपने मुझ पर हाथ उठाया। बहुत मोहब्बत और प्यार से परवरिश की है मेरी। आज पहली दफ़ा मुझ पर हाथ उठा दिया तो क्या हुआ। बस दुख इस बात का है कि मेरे जज्बात आप नहीं समझ सकी। यही पैसा मैं अगर कोई लेविश गाड़ी के लिए मांगता, दुनिया घूमने के लिए मांगता, हॉर्स रेस के लिए पैसा मांगता, तो मुझे भर भर के पैसा दिया जाता। लेकिन मैंने जब किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए तो मुझ पे से हाथ उठा लिया। तो उसकी माँ उसे बोलती है कि जैसे मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती, कि तुम शायद मेरा नज़रिया कभी समझ नहीं पाओगे। वहाँ हरीम का भाई अपनी माँ का चेकअप कराने के लिए लेके जाता है और घर में सिर्फ हरीम ही रहती है और कहता है कि शॉपिंग के चेकअप कराने के बाद मैं इनको शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। शादी में कुछ कम टाइम रह गया है। वहाँ हरीम घर में अकेली होती है। वहाँ नासिर आ जाता है और देखता है कि वो लोग गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे हैं। वो घर की बैल बजाता है। जब वो लोग चले जाते हैं तो वो घर पे आ जाता है। हरीम उसे अंदर आने नहीं देती। नासिर कहता है जब तुम मेरे घर अकेले आ सकती हो तो मैं तुम्हारे घर क्यों नहीं, मुझे तुमसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। और वो अंदर आ जाता है और हरीम से कहता है कि तुम्हारी और मेरी सोच एक जैसी है। अम्मी की अपनी एक सोच है। वो कहता है कि मैंने अम्मी से कह दिया है कि हम मिलकर घर को संभाल लेंगे। शादी पे भी उन्हें कोई मायूसी नहीं होगी, क्योंकि लड़की वाले अपनी लड़की के लिए इतना तो कुछ कर इतने। बस मैं तुम्हारे साथ हूँ, थोड़ा सा सब्र से काम लेना। हरीम हैरान हो जाती है और कहती है कि शादी से 4 दिन पहले आपको ये बातें कहना जेब नहीं देता, और मैं खुद मिलने आई थी आपसे और सब बताया था मैंने आपको। आपकी वालदा क्या समझती हैं और क्या सोचती हैं ये आपका उनका मसला है, मुझे मुनाफिकत नहीं आती। और कहती है कि अब आप जा सकते हैं, ज़्यादा देर आपका यहाँ रहना मुनासिब नहीं। नासिर उससे कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, आप ऐसा सोचते होंगे। हरीम कहती है कि आप ऐसा सोचते होंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। नासिर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इतने अरमानों से मैं तुमसे बात करता हूँ, लेकिन तुम मुझे झिड़क देती हो और इतने गुरूर में रहती हो। कहती है कि आपको समझ क्यों नहीं आ रहा कि आपको यहाँ से जाना चाहिए। नासिर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि शादी के बाद भी तुम्हारी यही तेवर रहे तो क्या होगा, बोलो। अचानक घर की बेल बजती है। दोनों घबरा जाते हैं कि इस वक्त दरवाजे पे कौन है, कौन आया होगा। दरवाजे पे फाइज खड़ा होता है। दरवाज़ा खुला हुआ होता है। नासिर अंदर से निकलता है। फाइज से कहता है तुम यहाँ कैसे। फाइज कहता है मैं रूफी को मिलने आया था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फाइज कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नासिर कहता है कि ये अंदर की बात है, ऐसी बातें नहीं पूछते जो पर्दा नशीनों के हो। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद
گھر پر فائز بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور رفی کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں تمہاری مدد نہیں کر پایا۔ رفی بولتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کہ کچھ حریم نے کر لیا اور بابا کو بھی مل گئی تھی آفس سے، ویسے بھی شادی کے اتنے اخراجات نہیں ہیں۔ حریم بہت سمجھدار ہے، اس نے ہمیں کوئی بال اٹھانے نہیں دیا، اور رہی بات امی کے علاج کی تو کچھ رقم میرے پاس ہے اور کچھ میں ارینج کر لوں گا، تم بس شادی پر آنے کی تیاری کرو، یاد رکھنا کہ تمہیں بہت انجوائے کرنا ہے۔ فائز ٹھیک ہے کہہ کے فون رکھ دیتا ہے۔ وہاں ناصر چھت پر کھڑے ہو کے سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، وہاں پر اس کی گرل فرینڈ آ جاتی ہے اور کہتی ہے، ناصر پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ شبو نے بلایا ہے، کہہ رہی تھی کہ ڈھولکی بجائیں گے۔ وہ کہتی ہے کہ تم کتنے ظالم ہو، مجھے پیار کے جھانسے میں پھنسایا اور اب کسی اور سے شادی کرنے جا رہے ہو، تمہارا اصلی چہرہ میں نے دیکھ لیا۔ اس کا گربان پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کبھی خوش نہیں رہو گے۔ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرا ہاتھ چھوڑ دو ورنہ میں شور مچاؤں گی۔ تو ناصر کہتا ہے کہ تمہیں اتنی ہمت ہے، ایک بار پہلے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی، اب نہیں کروں گی، شور مچا کر سب کو بلا لوں گی اور تمہاری اصلیت بتا دوں گی، کیسے تمہاری شادی رک جائے گی۔ وہاں حریم بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، ناصر اسے وائس میسج کرتا ہے اور اس سے سوری کرتا ہے کہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، اس کا ارادہ ایسا نہیں تھا، وہ صرف بات کرنے آیا تھا۔ حریم یہ سن کر خاموش ہو جاتی ہے۔ وہاں ناصر کی ماں پلاننگ بنا رہی ہوتی ہے اور ناصر کو کہتی ہے کہ تو وہی کرے گا جو میں کہوں گی، پہلے سے اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے، ہم نکاح والے دن ہی ان کو بتائیں گے۔ وہاں اس کی مائیوں کی رسم ہوتی ہے اور فائز بھی آیا ہوا ہوتا ہے اور سب کی پکچرز کھینچ رہا ہوتا ہے۔ پھر شادی والے دن جب حریم اور ناصر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور قاضی صاحب بھی آ جاتے ہیں تو ناصر کی ماں کہتی ہے کہ قاضی صاحب ابھی رک جائیں، مجھے دلہن والوں سے کچھ بات کرنی ہے، اور وہ ان لوگ کو لے کر اکیلے میں کہیں چلے جاتی ہے، وہ اپنی ڈیمانڈ کرنے لے کے جاتی ہے۔ ناصر کی پہلی والی گرل فرینڈ آ کے اس کے حریم کے پاس بیٹھتی ہے اور اسے طنز مارتی ہے کہ تم لوگوں نے کیا دیکھ کر اس لڑکی کا انتخاب کیا۔ ناصر کی بہن کہتی ہے کہ تم تھوڑی دیر کے لیے خاموش نہیں بیٹھ سکتی، تو وہ کہتی ہے کہ جو اتنی لمبی اڑان اڑتا ہے وہ ٹھپ بول کے آ کے نیچے سیدھا گر جاتا ہے۔ خوش بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور یہ باتیں سب سن رہی ہوتی ہے۔ یہیں ڈرامہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ناصر کی ماں کتنی بڑی ڈیمانڈ کرے گی، یہ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔